आज बाज़ारों की शुरुआत जो है हल्के पॉज़िटिव न माइनर गेन्स के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद एक उछाल देखने को मिला और इस समय जो है निफ्टी वो 122 अंकों पर कामकाज कर रहा है और बहुत अच्छे से 24,500 को निफ्टी ने इस बार डिफेंड किया है। कल पॉज़िटिव क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद आज एक फ़ॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में करीबन 400 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी 84 अंक ऊपर कामकाज करते हुए आज पीएसयू बैंक इंडेक्स में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स बहुत ही ज़्यादा सुधर गया है, यानी कि 15 के आसपास इंडिया विक्स आ चुका है, जो 18-19 के आसपास हुआ करता था। देखने को मिल रहा है और फिर निफ्टी भी एक हरे निशान में है और मिड कैप इंडेक्स भी आउट परफॉर्म करते हुए हमको पता है कि ब्रॉडर मार्केट्स जो है वो इस समय आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स इस समय 1% ऊपर कामकाज करते हुए तो काफी अच्छे मोमेंटम के साथ आज निफ्टी में जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं उनमें इटर्नल सबसे ऊपर है, 5.5% का इजाफा है। डॉक्टर रेड्डीज, इसमें खबरों के चलते एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ट्रेंड, पावर ग्रिड, ग्रासिम कुछ अन्य काउंटर्स हैं जो आज मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। गिरने वाले काउंटर्स में इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक शामिल है। बाजार की दिशा और आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर अविनाश गोरखसाकार, डायरेक्टर रिसर्च, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से, एंड मिस्टर मानस जायसवाल, ही फ्रॉम manasjaiswal.com। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में मेरे साथ मेरी सहयोगी मोहिनी भी स्टूडियो से शामिल है। So my first question goes to Manas sir. Manas sir, 24,500 very nicely defended. बच गए इस बार भी और अब जो है एक बार निफ्टी फिर 24,700 के ऊपर कामकाज करते हुए आपको क्या लगता है यहाँ से कहाँ किस तरफ का रुझान होना चाहिए और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन यहाँ दिख रही है। गुड आफ्टरनून गीतू जी। तो देखिए, निफ्टी ये सही है कि एक रेंज में फंसा हुआ है और जब तक इस रेंज के बाहर नहीं आएगा कोई एग्रेसिव होकर किसी भी साइड पे कॉल लेना काफी मुश्किल है। नीचे की तरफ ध्यान रखिए, जब तक 24,500 के नीचे ना फिसले तब तक आपको शॉर्ट कॉल नहीं लेना है। ऊपर की तरफ 24,000 अब जो एक्चुअली एक रेजिस्टेंस था 25,100 के आसपास, लेकिन मेरा समझना है कि वो रेजिस्टेंस अब नीचे की तरफ शिफ्ट होकर 25,100 पे आ गया है। तो अगर 25,100 के ऊपर निकला निफ्टी तो फिर खरीदारी करेंगे, क्योंकि उस केस में उम्मीद बढ़ जाएगी कि 25,100 को ब्रेक करेगा और 25,400 की तरफ जाएगा। तो 24,950 के ऊपर निफ्टी पे खरीदारी करेंगे और फिर स्टॉप लॉस आप 24,750 का भी लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी में एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। हालांकि यहाँ पर भी 56,000 से लेकर 56,100 की रेंज में रेजिस्टेंस है। तो अगर आपके पास आपके लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर आप होल्ड करिए, स्टॉप लॉस को आप 55,200 के नीचे लगाइए, लेकिन अग्रेसिव होकर खरीदारी यहाँ पर भी 56,100 के ऊपर करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून अविनाश सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। अविनाश सर, अब जो ट्रम्प है वो ये कहते हैं कि उन्होंने पुतिन से बातचीत की है और अब रशिया यूक्रेन पे वापस हमला करने वाला है। दो कंट्रीज कुछ नहीं बोलती, ट्रम्प साहब सब कुछ बोल जाते हैं एंड वेल इन एडवांस। और उनका जो डेटा पॉइंट्स अगर देखें यूएस से तो काफी वीक आए थे। कल का जो डेटा पॉइंट आया था और उसके चलते हुए ये माना जा रहा है कि समवेयर स्लो डाउन इज देयर, रिसेशन की चांसेस बढ़ रहे हैं और ब्याज दरों में कटौती की संभावना भी बढ़ रही है। ऐसे में और इन इन अनसर्टेनिटीज के बीच में इंडिया सीम्स टू बी वेल प्लेस्ड एज अ डेटा पॉइंट्स आर कंसर्न्ड। हमारा डेटा काफी अच्छा आया है, कंजम्पशन हमारी स्टोरी है जिस पे हम थ्राइव कर रहे हैं। करना क्या है इस रेंज बाउंड बाजार में? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ दिख रही है आपको? और इस रेंज से अगर हम रेंज तो ट्रेडर्स के लिए मानी जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हम लंबा समय टाइम फ्रेम देखते हैं, तो यहाँ खरीदारी करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए? ये तो मुझे लगता है कि पहली बात तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना जो स्टेटमेंट होता है वो हर 2 दिन के बाद बदलते हैं और यू टर्न करते हैं, जो बाजार को भी अभी पता चला है, नॉट ओनली इंडिया में लेकिन यूएस में भी। और मुझे लग रहा है कि देखिए, रशिया यूक्रेन का मामला मेरे ख्याल से लंबा चलेगा, क्योंकि पहले भी इन्होंने कोशिश की थी पुतिन साहब को कहने के लिए कि वॉर रोक दे, थोड़ा सा सोल्यूशन निकाले, पर इसका कोई असर पुतिन साहब पे हुआ नहीं। पिछले 8-10 दिनों में हमने देखा है कि यूक्रेन ने भी बहुत सारे मिसाइल्स रशिया के ऊपर छोड़े, फिर रशिया ने उनके ऊपर हमला कर दिया। तो ये मेरे ख्याल से मामला लंबा चलेगा और इसका असर आपको ऑब्वियसली जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है, प्लस ऑब्वियसली ऐसा माना जा रहा है कि शायद रशिया के ऊपर और एडिशनल सैंक्शंस लगेंगे, तो उसका असर कमोडिटीज पे, ग्लोबल कमोडिटीज पे आ सकता है। रही बात इंडिया को लेके, तो देखिए एक बात तो क्लियर है कि बहुत जल्दी इंडिया और यूएस का ट्रेड डील होने वाला है
और हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हमारे जो इंपोर्ट टैरिफ्स है वो रीजनेबल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब भी जानते हैं कि बिजनेस कंटिन्यूटी चाहिए उनको, इंडिया में उनके काफी प्रोडक्ट्स बेचने हैं, इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर यूएस। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोदी साहब भी जानते हैं कि डील डेफिनेटली दोनों देशों को फायदेमंद रहेगी, ऐसा कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं आएगा। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए अभी बाजार एक छोटे दायरे में इसलिए क्योंकि काफी अनसर्टेनिटीज है, जैसे कि कल आरबीआई की पॉलिसी है, माना जा रहा है जी कि कम से कम 50 बेसिस पॉइंट का कट आएगा। तो ये अगर आता है तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत समय से इंटरेस्ट कट मांग रही है। तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो रेट सेंसिटिव सेक्टर थे, जैसे ऑटो हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके लिए बहुत अच्छी बात है। और बैंकों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि बैंक्स में आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। तो ओके क्लियरली आई थिंक दिस इज अ बाय ऑन डिक्लाइन मार्केट हमारे हिसाब से। कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन, सीमेंट, ये ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो घबराहट की जो पैनिक था वो मार्केट से अभी निकल गया। तो आई थिंक डेफिनेटली आपको अपना पोर्टफोलियो अभी बिल्ड करना चाहिए और मौके का फायदा लेना चाहिए। जी गुड आफ्टरनून मानस सर। मानस सर, चलिए पहले उन्हीं स्टॉक्स की बात करते हैं जिनका जिक्र अभी मैम ने किया। एक तो इटर्नल, जो आज सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहा है, टॉप गेनर्स में शामिल है, सबसे ऊपर एक करीबन बार कोई नहीं, 5। मैं पूछना चाहूंगी, आप निफ्टी के चार्ट्स दिखाइएगा। 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी हो गया। मानस सर ये क्या कर रहे हैं आप? तो देखिए बिल्कुल, अगर इंटरडे बेहद। चार्ट पे देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट है। अगर आप बिल्कुल 1 से 2 दिनों के ट्रेडर है तो ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। 24,800 का कॉल ऑप्शन नेक्स्ट मंथ का, इस मंथ की एक्सपायरी वाला है, वहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर लेवल्स की बात करें तो अगर आप अभी करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 24,770 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके रखिए। ऊपर की तरफ 950, 24,950 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। सॉरी जी मोहिनी। सर, आपने 5 मिनट पहले, मुश्किल से 5 मिनट हुई होगी जब आपने अपने लेवल्स दिए थे, और मुझे लगता है आपके लेवल्स की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें तेजी से। तो देखते हैं कि वहां तक, उन लेवल्स तक पहुंचते हैं हम इतनी स्पीड में, या फिर अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा हमें। सर मैं 2 स्टॉक्स की ही बात करी थी। तो इटर्नल, एक तो स्टॉक जो हम देख ही रहे हैं कि फिलहाल भी करीबन 6% की तेजी में नजर आ रहा है हमें। और इसके अलावा दूसरा स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, जिसमें तेजी नजर आ रही है क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो कोलैबोरेट कर रही है एल्वोटेक के साथ, मिलकर डेवलप करेगी और मैन्युफैक्चर करेगी एक के ट्रूडा नाम से एक बायो सिमिलर वर्जन है दवाई का, जो कि कैंसर थेरेपी के लिए यूज की जाती है। उसको मैन्युफैक्चर और वहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी और कमर्शलाइज करेगी उसको अब ग्लोबल मार्केट्स में, जिसकी वजह से इस काउंटर में हम काफी तेजी देख रहे हैं। अब इन दोनों काउंटर्स पर क्या करना है सर? और ओवरऑल फार्मा पूरा ही तेज है आज। गुड आफ्टरनून मोनी जी। तो देखिए इंटरनल की जहां तक बात है, इंटरनल में एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। काफी समय से हम देख रहे थे कि 250 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, करीब 6 महीने हो गए। लेकिन फाइनली 250 के ऊपर निकला है, तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट पोजिशनली 300 के आसपास का हो सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 244 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी एक पोजिशनल रिकमेंडेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। दूसरा स्टॉक, आपने डॉक्टर रेड्डीज की बात की। देखिए डॉक्टर रेड्डीज में एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 1380 1380 के आसपास के आते हैं। और करंट लेवल पे भी यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। आपको स्टॉप लॉस 1254 1254 के नीचे लगाना है। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अविनाश सर। अविनाश सर, आज मार्केट में तेजी नजर आ रही है, जिसमें एक फैक्टर ये भी है कि एफआईआईज ने खरीदारी की है। वेडनेसडे को 1076 करोड़ की खरीदारी की गई है, जिसका जो एक फैक्टर माना जा रहा है मार्केट में तेजी का। लेकिन ये खरीदारी बार बार आती है और सस्टेन नहीं कर पाती है, इसके पीछे आप क्या रीजंस मानते हैं? कब हम देखेंगे कि ये सस्टेनेबल हो जाएगी? क्या क्या फैक्टर्स वो रहेंगे जिन्हें देखते हुए एफआईआईज वापस आके और यहीं पे सस्टेन कर जाएंगे, जैसे पहले हमारे मार्केट के साथ थे? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि एफआई की जो बाइंग है वो थोड़ी सी वोलेटाइल जरूर है। एक दिन वो खरीदते हैं, फिर 2-3 दिन बेचते हैं, फिर वापस खरीदते हैं, तो ये ट्रेंड डेफिनेटली वोलेटाइल है। बट मुझे लगता है कि ज्यादा कंसिस्टेंट ट्रेंड तो सितंबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए एक बार मानसून का प्रोग्रेस पता चलता है, अप्रैल टू जून क्वार्टर के नंबर्स आते हैं, प्लस अभी अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो इसका बेनिफिट भी कॉर्पोरेट्स को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से काफी ऐसे मैक्रो डेवलपमेंट्स है जो शायद ये वेट कर रहे हैं और नंबर्स आने के लिए। और अनुमान है कि मार्च 26 का जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगा निफ्टी कंपनीज का प्लस ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का, वो 25 के हिसाब से काफी अच्छा होना चाहिए। और ऑलरेडी हमने देखा है कि चौथे तिमाही में कोई बड़े नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं है।
तो मेरा तो मानना है कि देखिए आपको प्योरली एफआई का बाइंग देख के आपकी बाइंग स्ट्रेटेजी करनी नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये जो कंसिस्टेंसी आप बता रहे हो वो शायद सितंबर के बाद होगा, क्योंकि तब तक रुपया और स्टेबल हो जाएगा, यूएस इंडिया की ट्रेड पॉलिसी भी फाइनल हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटीज है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि क्रूड सॉफ्ट है, 60-65 डॉलर अगर क्रूड वही का वही रहता है तो हमारे लिए, हमारी ट्रेड डेफिसिट के लिए काफी अच्छी बात है, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो अच्छे सिग्नल्स तो मिल रहे हैं, लेकिन सितंबर के बाद आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। माना सर एकाएक जहाँ एक उछाल देखने को मिल रहा है वो आईटी शेयर, आप इन्फोसिस के चार्ट्स को देखिएगा, विप्रो, एचसीएल टेक, इनमें एकाएक तेजी आई हुई है। आई डोंट नो व्हाट इज द न्यूज़, बट इस समय डे हाई पे सब स्टॉक्स कामकाज करते हैं और हेवी वेट्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक एंड रिलायंस जो है वो भी डे हाई पे कामकाज कर रहे हैं। एक तो पहले आईटी का आउटलुक बताइएगा, आईटी में कुछ पसंद है या लेना चाहिए, और फिर रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए आईटी में मेरे ख्याल से वेट करें तो बेहतर रहेगा, जो हैवी वेट्स है स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन एक स्टॉक है जिसमें ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है आईटी स्पेस में, और वो है परसिस्टेंट का। अगर आप देखें तो स्टॉक करेक्ट हुआ था 100 डे मूविंग एवरेज पे, स्टॉक ने सपोर्ट लेके आज 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो परसिस्टेंट में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। आपको स्टॉप लॉस 55-40 के नीचे लगाना है और करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो टारगेट आपके 58-50 के आसपास के होंगे। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात है, देखिए आईसीआईसीआई बैंक में अभी कुछ टाइम से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। कल स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, लेकिन आज सेकंड डे ही स्टॉक ने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो अगर आप निवेशक हैं, आपके पास समय है 6 से 8 महीने का, तो एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है जहां पर आप आईसीआईसीआई बैंक में 1350 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 1650 के टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का है, ये ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग का नहीं है। ट्रेडिंग के लिए एचडीएफसी बैंक है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने एक रेंज को ब्रेक किया है, रेंज के अपर बैंड को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1934 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और अब नए टारगेट 2000 के आसपास करेंगे। अविनाश सर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सीडीएसएल, ये दोनों ही स्टॉक्स रुक नहीं रहे। सीडीएसएल आज भी 2.25% ऊपर कामकाज कर रहा है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर आज भी 2.5% ऊपर है, 2866 के आसपास। दोनों ही स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो अभी एक्स बोनस चल रहा है गीतू, और ये तेजी जो चल रही है ये इसीलिए, शायद आपने भी सुना होगा कि शायद 1 या 2 महीने में एनएससी का आईपीओ फाइनली क्लियर हो रहा है। तो जी। मार्केट अनुमान लगा रही है कि एनएससी की वैल्यूएशन तो अच्छी खासी आएगी, तो उसका मतलब बीएसई भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। हालांकि देखिए एनएससी तो बहुत ही प्रॉफिटेबल कैश मशीन है, तो डेफिनेटली इसको देखते हुए बीएसई में तेजी दिख रही है। और सीडीएसएल तो देखिए एक ऐसा बिजनेस है जो शेयर का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, वेदर आप बाय करो या सेल करो, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर सीडीएसएल कमाता है। और कोई भी कंट्री में दो से ज्यादा डिपॉजिटरीज होती नहीं। यहाँ पे भी ट्रिगर सीडीएसएल का है कि एनएसडीएल का आईपीओ फाइनलाइज हो चुका है, तो यहाँ पे इसका वैल्यूएशन भी काफी बड़े मात्रा पे करीबन 1100-1200 रुपए का प्राइस मार्केट अनुमान लगा रही है कि शायद आईपीओ प्राइस आ जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीएसएल में भी तेजी दिख रही है। तो क्लियरली ये इवेंट जो अनफोल्ड होने वाले हैं, इसका मेन कारण है कि मार्केट में आपको इन दोनों शेयर्स में एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड देखने को मिल रही है। अब निफ्टी का चार्ट एक बार फिर देखेंगे, 250 अंक ऊपर हो चुका है निफ्टी डे हाई पे, और बैंक निफ्टी भी डे हाई पे है 300 अंक ऊपर कामकाज करते हुए, और 820 अंकों की मजबूती अब सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। तो प्रोग्राम के शुरुआत में हम थोड़े डीले थे, लेकिन अब हम द मोमेंटम गेन करते हुए यहाँ पे इंडाइसेस पे, तो डे हाई पे समय मार्केट कामकाज करते हुए, या मोहिनी? बिल्कुल, मुझे लगता है मानस सर की बात बिल्कुल ध्यान से सुनी है मार्केट ने, और उस पर ही रिएक्ट कर रहा है इतनी तेजी से। बिल्कुल। सर चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जो आज इस तेजी में पार्टिसिपेट करते हुए 52 वीक्स हाई के करीब नजर आ रहे हैं। एक है जीआरएससी, जिसमें खबर आई है कि उसने अपनी जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अलावा भी अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड करने के लिए एक ग्लोबल कोलैबोरेशन की अनाउंसमेंट की है, जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी नजर आ रही है। और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक, ये भी नहीं रुक रहा है, 52 वीक्स हाई पर है आज भी, 394 का हाई लगाया है इसने, डे हाई। और अब इन स्टॉक्स में करना क्या चाहिए सर? क्या इनमें बाइंग के मौके अभी भी बचे हैं, या इस पूरे सेक्टर में आपको और कहीं दिखते हैं बाइंग के मौके? ये मेरे लिए तो कुछ है। जी मानस सर जी। जी जी। तो देखिए बीएल में ये सही है कि 294 पे आज हाई बना है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, कंसोलिडेशन है, लेकिन पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। और मेरा समझना है कि बीएल में अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बने रहिए, 368 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए, 450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। लेकिन आपने जो दूसरा स्टॉक बताया जीआरएससी का, यहाँ पे पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि
अगर आप देखें तो ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है। अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है, 12 से 15 मंथ का टाइम फ्रेम रखें, तो यहाँ पर तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 5000 के टारगेट आपको सेट करने हैं। कभी भी गिरावट मिले तो खरीदारी करिए और 2600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए।